नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ऐसे संकेत दिए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं लोकसभा की, वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 30% के आसपास हो सकता है या इससे भी थोड़ा ज़्यादा है, यानी 30% महिलाओं को यहाँ टिकट मिल सकते हैं। ये बीजेपी के जो राजनीतिक गलियारा है, लखनऊ का जो राजनीतिक गलियारा है, उसमें ये चर्चा खूब है और आधिकारिक रूप से वो प्रतिशत तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया नहीं, लेकिन ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जाएंगे। ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को, खासतौर पर महिला आरक्षण बिल भी आज एक और खबर आधी आबादी के लिए कि जो संसद ने महिला आरक्षण बिल पास किया था महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए, उसको आरक्षण देने के लिए संसद में, विधानसभाओं में, उस बिल पर आज राष्ट्रपति महोदया ने दस्तखत कर दिए और वो कानून बन गया। अब ये कानून अमल कब आएगा, इसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने बीजेपी सरकार की हवा निकालनी शुरू की, उससे बीजेपी के रणनीतिकारों को लगा कि वो विशेष सत्र बुलाकर जिस आनन फानन में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, एक महिला आरक्षण का बिल पेश किया और वो आज के दिन कानून बन गया, इतिहास रच गया, भारत के इतिहास में वो दर्ज हो गया। उसके बाद भी ऐसा लग रहा है रणनीतिकारों को कि वो तात्कालिक रूप से जो अभी हाल में इसी वर्ष विधानसभा के 5 विधानसभाओं के चुनाव हैं और अगले वर्ष लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, जो बेहद निर्णायक है सभी दलों के लिए, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बिल के बिना पर महिलाओं का ज़्यादा वोट क्या नहीं ले पाएगी, ये मंथन, ये चिंतन हुआ है। इसलिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और उनके रणनीतिकारों का जोर है और यही एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि यूपी में ये एक तरीके से यहाँ के राजनीतिक माहौल में ये बात घोलने की कोशिश चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा टिकट महिलाओं को देगी। पिछले दफ़ा 2022 के इलेक्शन में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने भी 50% टिकट महिलाओं को दिए थे और प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह सवाल उठाया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वजूद क्या है? अगर यही टिकट विधानसभा के चुनाव जो इस वर्ष हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, अगर इसी तरह इस लड़की को 50% टिकट इन राज्यों में दिए जाएं, तब हम मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी असली में महिला हितैषी है। प्रियंका गांधी की जिद पर ये टिकट दिए गए और कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेकर था कि ये टिकट जिताऊ बिल्कुल नहीं है, ये वेस्टेज हैं। कांग्रेस के नेताओं के भी अपने विचार थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर एक अडिग रवैया अपनाया और ऐसा किया। लेकिन निश्चित तौर पर सभी दलों में, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये दबाव बढ़ रहा है और उसने एक पासा फेंका है। मेरा सवाल आज यही होगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर वो महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने के हितैषी हैं, तो वो अभी से श्री गणेश क्यों नहीं करते? गणेश चतुर्थी के दिन प्रधानमंत्री ने संसद में जिस महिला आरक्षण बिल का श्री गणेश किया, बाकी दल और भारतीय जनता पार्टी खुद इन जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं वहां इसका श्री गणेश क्यों नहीं करती, ताकि महिलाओं को ये भरोसा हो जाए कि लोकसभा चुनाव में उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिलेंगे। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था जब लागू होगी उस पर बहस है। कोई कह रहा है कि 2031 की जनगणना के बाद ही संभव होगा, कोई कह रहा है 39 में ये लगेगा। तर्कों के साथ में लोग साबित कर रहे हैं कि ये 2039 से पहले ही आरक्षण लागू नहीं होगा, कानून भले बन गया है, क्योंकि पेच बहुत हैं। तो क्या ये दल स्वेच्छा से
ऐसा नहीं कर सकते क्या? कौन इनका हाथ पकड़ लेगा अगर ये 33% महिलाओं को टिकट दे दें? या जो आरक्षण में से आरक्षण, महिला आरक्षण जो कानून बना है उसमें जो प्रावधान है ये दल स्वतः दे दे तो क्या कोई कानून इन्हें रोक लेगा क्या? ये बड़ा सवाल है। या फिर ये चुनाव जीतने की पैतरेबाजी है, एक ये बड़ा विषय है। और दूसरा जो इसी से जुड़ता हुआ विषय है कि बंगाल से लेकर राजस्थान तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं बेटी का गला दबाया जा रहा है, कहीं गैंग रेप हो रहा है, कहीं खून से लथपथ बेटी उज्जैन की गलियों में घूम रही, उज्जैनी नगरी, महाकाल की नगरी। इस तरीके के दृश्य 3-4 राज्यों में, खासतौर पर जहां चुनाव हैं उन राज्यों में इस तरह के दृश्य, बंगाल को छोड़ दें तो बाकी ये चुनावी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नहीं है, लेकिन 3-4 राज्यों में इस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। यह तस्वीरें भयावह हैं, डरावनी हैं। इसके साथ एक और बहुत बड़ा सवाल उठा कि जब बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, जब बचेंगी नहीं बेटियां, तो फिर राजनीति क्या खाक करेंगी? आरक्षण का क्या कीजिएगा? बड़ा सवाल। भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है, बाकी दल इस पर क्या राय रखते हैं? बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जवाब हैं। एक रिपोर्ट आपकी नजर इनायत है, इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इन राजनीतिक दलों की मनसा क्या है, कथनी और करनी में क्या फर्क है। 2024 के आम चुनाव को लेकर दलों में रण जीतने की मोर्चेबंदी के बीच 128वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि महिला आरक्षण बिल पारित हुआ। विधेयक लागू कब होगा ये पक्का नहीं है। बता दें कि कम से कम 6 साल तो लागू होने की उम्मीद नहीं दिख रही। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित होने की फिलहाल यही कहानी है, लेकिन इससे कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। यही कि अगर अभी इसे लागू नहीं होना है तो इसके लिए संसद का एक विशेष सत्र नए भवन में बुलाए जाने की क्या जरूरत थी? इसे लागू करने के लिए जनगणना की क्यों जरूरत है? इसे अमली जमा पहनाने के लिए परसीमन करना जरूरी क्यों है? इसके तहत सामाजिक राजनीतिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की योजना क्या है? इसे राज्यसभा या विधान परिषदों में क्यों नहीं लागू किया जाएगा? सवाल तमाम हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने इन सवालों की काट के लिए लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 20 से 30% तक टिकट देने की तैयारी की है। बहरहाल क्या महिलाओं को टिकट देने का फॉर्मूला लागू होने के बाद दावेदारों की पत्नी और बेटी को टिकट देने की मांग बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि देश की जो आधी आबादी है, जो नारी शक्ति है, वो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बेहतर नेतृत्व आदि अनादिकाल से देती आई है और उसका समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उसका प्रतिनिधित्व, उसका नेतृत्व समाज को मिलना चाहिए। और यही कारण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का विधेयक भी पारित करा है। और जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है, वो महिलाओं को बेहतर भागीदारी और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने के पक्ष में। तो चलिए महिला आरक्षण को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनवाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। बड़े बड़े अपराधियों को जेल भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है, सजा दिलाने का काम किया है। भूमाफियाओं के खिलाफ अरबों खरबों की जमीन कार्रवाई करके खाली कराने का काम किया है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, विकास से युक्त देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ रही है। 2024 में उत्तर प्रदेश में अभी हमारे 66 सांसद हैं, लेकिन 2024 में हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। सवाल है कि बीजेपी की महिलाओं को मैदान में उतारने की मंशा के बाद क्या कई मौजूदा सांसदों की टिकट कट सकते हैं?
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने 80 में से 11 महिलाओं को टिकट दिया था। अब यूपी में 66 में से 9 महिला सांसद हैं। एनडीए की 8 बीजेपी और 1 अपना दल की महिला सांसद हैं। चर्चा इस बात की भी की जाती है समीकरण में कमजोर सीटों पर भी क्या महिला प्रत्याशी उतारी जा सकती हैं। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। एक तस्वीर इस तरफ है, आपने जो देखी, बहुत ये जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है कि 33 नहीं तो 20 से 30% का कोई आरक्षण महिलाओं को टिकट देके साबित करने की कोशिश कर रही है। और खास तौर पर यह फार्मूला उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहां भी जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी घेराबंदी कर रही, बहुत कुछ उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं देर सवेर आ जाएगी। तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। अगर चुनाव जाति खांचों में टूटा तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी। इसीलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी है कि महिलाओं का आधी आबादी का ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। ये एक तरीके से राजनीतिक छौंका लगाया गया है, ये कह के कि ठीक है आरक्षण वाला कानून बन गया, अमल में वो कब आएगा ये देखा जाएगा, लेकिन हम पहले ये आरक्षण देने की कोशिश करेंगे, एक लोगों को, महिलाओं को टिकट देने की बात करेंगे और वो आम महिला को जो काम कर रही हैं। एक जो दूसरी तस्वीर की बात हमने की कि जब जिंदा रहेंगी ना तभी तो राजनीति करेंगी बेटियां, महिलाएं। कांग्रेस के नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मध्य प्रदेश की घटना और जो अन्य राज्यों में घटनाएं हुई उन पर तीखे हमले किए हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, और वहाँ के राज्यों की सरकारों पर भी हमले किए हैं। और राजस्थान की घटना पर भी उन्होंने एक अपना पक्ष रखा है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है और तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति बंद कर दीजिए। मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए, आप राजस्थान में रेप खंगोलिए, आप बंगाल में देखिए, आप बिहार में देखिए, आप यूपी में देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, कहीं पर भी अगर महिला के खिलाफ अत्याचार होता है वो गलत है, वो दुष्कर्म है, वो पाप है। लेकिन पुलिस और प्रशासन क्या करता है, सारी बात आकर इस पर टिक जाती है। अगर मणिपुर में होता है ऐसा तो पुलिस और प्रशासन संलग्न पता चलता है। अगर मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ तो उसकी दलित आइडेंटिटी छुपाई जाती है, उसको भिखारी और दिमागी रूप से विक्षिप्त बता दिया जाता है। किसी और राज्य में ऐसा हुआ है? किसी और राज्य में 24 घंटे लगते हैं एफआईआर होने में? नाबालिग की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, नाबालिग के गुमशुदा होने की एफआईआर त्वरित होनी चाहिए। कौन इन बातों के लिए जवाब दे? आप बिल्कुल बोलिए, हमारे राज्यों में रेप होता है? बिल्कुल। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि तीन रेप बनाम 13 रेप, ये वाला छोड़ दीजिए आप लोग, मेरा राज्य तेरा राज्य। ये बहुत घृणित कार्य है। महिलाओं को लेकर जो अपराध हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत घृणित हैं। वो ललकार रही हैं कि ऐसा कहीं होता है क्या कि जुवेनाइल है बच्ची और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि तत्काल करो, एफआईआर करो, लेकिन वो भी एक दिन लग जाते हैं। फिर उसे भिखारी, विक्षिप्त बताने की कोशिश की जाती है, पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। और आश्चर्यजनक तो ये है कि बात बात पर बुलडोजर चलाने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सनाके में हैं, उनकी जुबान ही नहीं खुल रही है। यही सवाल मंथन में। अच्छी बात है, आरक्षण दीजिए, राजनीति में बढ़ाइए, राजनीति के जो पार्टियां अपना फ़ायदे भी उठाएं, महिलाओं को आगे करके वो अपने वोट को भी मजबूत करें, लेकिन पहले महिलाओं को तो मजबूत करें। ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मंथन में फ़िलहाल कुछ मेहमान जुड़े हैं। सुमन गुप्ता जी जुड़ी हैं, बहुत ही वरिष्ठ महिला पत्रकार हैं, बहुत ही अच्छा विश्लेषण करती हैं और सुमन जी ने तमाम ऐसे मंजर देखे हैं राजनीति में, समाज में, जो वास्तव में अपने आप को तमाम इस तरह की चीज़ें अपने उनको रहती हैं कि वास्तव में महिलाओं की जो समस्याएं हैं उन पर भी काफ़ी काम किया है। सुमन जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कुछ देर में और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा
पहला प्रश्न सुमन जी से ही है। सुमन जी, आपके पास आ रहा हूँ, चूँकि आपका बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारिता में, राजधानी में और पूरे देश में आपने पत्रकारिता की है, राजनीतिक पत्रकार के रूप में और सामाजिक पत्रकार के रूप में भी आपकी एक नज़र बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से जो बिल पेश किया और उसके बाद आज वो राष्ट्रपति महोदया ने उस पर दस्तखत कर दी, कानून बन गया महिलाओं को आरक्षण को लेकर। इसको लेकर वितंडावाद है कि कब लागू होगा, क्या होगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की शाखा है वहाँ एक कार्य योजना तैयार हुई है और हो सकता है कि केंद्रीय स्तर पर भी ये चल रहा हो कि वो आने वाले चुनाव में 20 से 30% महिलाओं को वो टिकट दे सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बात है, बेहतर होता कि वो मध्य प्रदेश में यही बात करते जहाँ चुनाव है विधानसभा का, यहाँ से श्री गणेश करते हो अगले लोकसभा चुनाव में ले जाते, छत्तीसगढ़ में करते, राजस्थान में करते, तेलंगाना में करते। एक तस्वीर ये है। दूसरी तस्वीर ये है कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान महिलाओं पर, बच्चियों पर अत्याचार, रेप की बाढ़ सी आ गई है। मेरा आज यही सवाल है कि जब पहला तो मुद्दा है कि ठीक है राजनीति तो बाद में करेंगे जब सुरक्षित रहेंगी दरिंदों से। एक पार्ट मेरा ये है, पहले पार्ट का जवाब मैं पहले चाहूँगा आपसे कि क्या उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी सशंकित चिंतित है या सबसे बड़े किले को मजबूत रखना चाहती है वो, इसलिए इस तरीके की बातें करें कि भाई उत्तर प्रदेश में हम ऐसा करेंगे। सुमन जी। जहाँ तक ये महिला आरक्षण का सवाल है, अभी ये दूर की कौड़ी है जी, और 2029 में भी लागू हो पाएगा इसके बारे में भी संदेह है, क्योंकि जब जनसंख्या जो है जनगणना होगी जनसंख्या की, उसके बाद में उसका परिसीमन होगा, तब इसके लागू होने के बारे में सीटें तय होंगी। तो जहाँ तक महिलाओं को एक वोट का वर्ग, देखिए बाकी सारे वर्गों से लोग लेके वोट समझ रहे हैं ना कि अब ये वर्ग अब इससे पूरा संतृप्त हो गया, दूसरा वर्ग महिलाओं का ही एक वर्ग बचा था जिसको एक आरक्षण के रूप में दे करके, जिसकी मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी और 27 साल पहले जब ये प्रयोग एक बिल के रूप में आया था जी, तो पास नहीं हो पाया था। और मेरा ये मानना है कि यदि मौजूदा स्थिति में इसे लागू करने की बात होती तो भी ये बिल पास नहीं हो पाया होता। जी ये जी। तो है कि अभी ठीक है, ये जो ये पीढ़ी है वो गुजर जाएगी। सुमन जी, बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर ये मौजूदा लागू होने वाला होता तो शायद इसके समर्थन में इतने सारे लोग नहीं होते। जी जी, बिल्कुल नहीं होते जी। इसकी क्या वजह मानती हैं आप? ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता है, और जो हमारी प्रतिसत्तात्मक सत्ता है उसमें आप जब जिला पंचायतों के आरक्षण और स्थानीय निकाय के आरक्षण देख लिए लोगों ने कि उसका क्या प्रभाव हो गया है। यही कारण है कि संसद और विधानमंडल 15 लाख महिलाएं नेता बनी हैं जो स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हैं, 15 लाख महिला नेता निकलकर इस देश में आई हैं और बहुत बड़ी उसका प्रभाव था जी। उसका प्रभाव था कि ये संसद और विधानमंडलों के लिए आरक्षण पास नहीं हो पा रहा था, ये उसी का प्रभाव था कि जिसे लोग पहले कहते थे ये झुंझुना है, बाद में लगा अरे ये झुंझुना, ये तो मेरे पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो यह स्थिति थी और अभी मेरा बिल्कुल मानना है कि अगर मान लिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से इसे लागू होना होता तो निश्चित रूप से ये बिल नहीं पास होता। जी जी। सुमन जी, बीजेपी जो खबर मेरे पास है, मैंने अभी दिखाई भी, बीजेपी प्रवक्ता का बयान भी हमने चलाया कि उत्तर प्रदेश में वो कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 20 से 30% महिलाओं को टिकट देंगे, मतलब इसकी कार्य योजना बनाई है। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? वो केवल कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अभी कहीं उन्होंने भाई अगर उनको इतना ही महिलाओं के वो बहुत खैर ख्वाह हैं और जो कि मतलब कहते हैं कि हम हैं, बिल लेकर आए हैं और सबसे बड़ा काम भी किया है, तो ये कहा भी जा सकता है कि खैर ख्वाह है, तो वो विधानसभा के अभी टिकट बंटने जा रहे हैं 5 राज्यों में, वहाँ से अगर बेहतर करते उत्तर प्रदेश में तो कोई चुनाव हो नहीं, आगे जब होगा तब देखा जाएगा। इसके पीछे क्या राजनीतिक व्यूह रचना है? क्या ऐसा लग रहा है आपको कि कई अन्य राज्यों से दिक्कत में बीजेपी इसलिए यूपी को इंटैक्ट करना चाहते हैं वो?
जी जी, महिलाओं को एक संदेश देना है कि हम महिलाओं के प्रति कितने ईमानदार हैं कि ये आरक्षण, चूंकि लोग जितना महिला नेता हैं बहुत सारे जो विरोध में हैं वो कहती है तो पोस्ट डेटेड चेक की तरीके से है। जी जी बहुत ईमानदार है महिलाओं के मुद्दे पर। ये एक मैसेज देने की बात है जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसका लाभ मिल सके। भले ही वहां उन 5 राज्यों में 20%, 30% या 33% महिलाओं को पार्टी टिकट ना दे और इसी के भरोसे वो एक संदेश देने का काम करे। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश का चल रहा था तो कर्नाटक में हिजाब का मसला चला था। जी जी तो वो फिर कर्नाटक से होते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंच गया था। जी। तो ये सारे राजनीतिक संदेश देने के काम हैं जो शुरू हम कहीं करेंगे और उसका मैसेज देखेंगे कि देखिए भाई हम तो उत्तर प्रदेश जहां सबसे अधिक सीटें हैं और हमारी सबसे अधिक सीटें हैं भी 66 सीटें हमारे पास हैं और हम वहां 20 से 30% आरक्षण लोकसभा में हम देने जा रहे हैं। तो ये एक संदेश देने का है महिलाओं को कि इन 5 राज्यों के महिलाओं को ये संदेश मिल जाए कि आरक्षण को लेकर के जो एक बावेला हुआ है कि ये वास्तव में लागू करने की मंशा नहीं बल्कि इतने लंबे समय के लिए टाल दिया है कि वो लागू होगा या नहीं लागू होगा, किस पोजीशन में होगा, कहा नहीं जा सकता है। जी सुमन जी, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही। एक और इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि भी कांग्रेस ने विधानसभा के चुनाव में 50% टिकट उत्तर प्रदेश से महिलाओं को दिए थे। प्रियंका गांधी ने नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तब बीजेपी वालों ने कहा था कि भाई जिन राज्यों में आपकी पार्टी में दमखम है वहां देकर दिखाओ, तब हम मानेंगे कि महिलाओं का असली हित ऐसी हो। जी, ये ऐसा है, ये प्रयोग जो कांग्रेस ने किया था जी, कांग्रेस के लिए चूंकि वो संगठन के स्तर पे बहुत मजबूत थी नहीं उत्तर प्रदेश में, जी, तो उसने ये सोचा कि चलो एक लगाना है, लग गया तीर नहीं तो तुक्का, चलो ठीक है अगर 50% महिलाओं को टिकट दे देते हैं तो शायद इससे ही हमारे कुछ लाभ मिलेगा। क्योंकि उसके बाद में जितने राज्यों के चुनाव हुए वहां तो 33% भी टिकट नहीं दिए गए महिलाओं को। जी जी, तो इसका क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य मतलब है जो राज्य जिताऊ थे, जहां कांग्रेस जीत रही थी या जीतने की स्थिति में थी, वहां महिलाओं को इन्होंने भी नहीं पूछा, दरकिनार कर दिया। जी, वास्तव में राजनीतिक दलों में महिलाएं एक विंग के रूप में वहां पर होती है, उनकी कोई निर्णायक स्थिति नहीं होती। आज ये हकीकत है। ये बात जरूर है कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद अब कम से कम उनकी से हो जाएगी पार्टियों के अंदर और उनकी एक तैयारी भी होने लगेगी पार्टियों के अंदर। जी, ये बड़ी बात आपने कही कि उनकी कोई निर्णायक भूमिका नहीं होती। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं और अपने आप में ये एक बड़ा प्रश्न है। सुमन जी ने उठाया कि भाई ठीक है, राजनीतिक दलों में महिलाएं होती हैं, टिकट भी पा जाती हैं, नेता ही बन जाती हैं, मंत्री बन जाती हैं। अगर वो बड़े नेता के इर्द गिर्द की महिलाएं हैं, करीबी हैं, प्रभावशाली हैं, तो भले ही उनको कहीं ना कहीं भाव मिल जाए, लेकिन वो प्रभावशाली तो भाव मिल जाता है लेकिन प्रभावशाली नहीं होता। साथ 2 और ख़ास मेहमान जुड़ गई हैं। उमा सिसोदिया जी हैं, उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हैं। उमा जी स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और जैनब फातिमा हमारे साथ जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। जैनब जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। चर्चा सुमन जी से हो रही थी ब्रेक से पहले। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। सुमन जी का कहना था कि ये राजनीतिक दल महिलाओं को एक तरीके से संदेश और संकेत के रूप में इस्तेमाल करके वो महिलाओं का वोट लेना चाहते हैं। महिलाएं राजनीतिक दलों में एक विंग बन गई हैं, उनकी भूमिका निर्णायक नहीं होती। और जहाँ तक जो महिला आरक्षण कानून की बात है, तो आज आप सभी महिलाओं को ढेर सारी बधाई कि आज से ये कानून बन गया, राष्ट्रपति महोदया ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, तो ये एक बड़ा लैंडमार्क हुआ। लेकिन उमा जी कह रही थी, माफ़ कीजिएगा अनीता, सुमन जी कह रही थी कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। इस पर कितना लोग सहमत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने कहा है कि ठीक है, आरक्षण जब लागू होगा तब लागू होगा, लेकिन हम 20 से 30% टिकट देंगे। उमा सिसोदिया जी के पास आ रहा हूँ। उमा जी, मेरा पहला यही प्रश्न है आपसे कि क्या महिलाओं की राजनीतिक दलों में निर्णायक भूमिका नहीं होती? क्या वो विंग बनकर रह गई हैं? और दूसरी बात, जो आरक्षण का कानून बन गया है,
बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, अभी उसने कहीं मध्य प्रदेश है जहाँ चुनाव होने वहाँ नहीं कहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात उन्होंने की है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तब वो 20 से 30% टिकट देंगे। उनके प्रवक्ताओं ने इस तरीके के संकेत और संदेश दिए हैं। इसे कैसे देखती हैं आप? आपने भी एक बात कही कि क्या महिलाओं की निर्णायक भूमिका होती है, तो देखिए जो यथा राजा यथा प्रजा तथा राजा, हम सबसे पहले तो अपने समाज की बात करें। क्या हमारे समाज में, क्या हमारे घरों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका होती है? पहले तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो हमारे घरों से स्टार्ट होता है। देखिए, पहले घर एक यूनिट है, परिवार एक यूनिट है, उसके बाद समाज, उसके बाद देश, उसके बाद संसार आता है। सबसे पहले तो अगर हम अपने हिंदुस्तानी समाज की बात करें तो हमारे घरों में ही महिलाएं निर्णायक भूमिका में बहुत कम है। बहुत कम ऐसी महिलाएं होंगी, मैं कहूँ 100 में से मुश्किल से 2 या 3 या 5% के आसपास महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जहां पर आर्थिक जो निर्णय लिए जाते हैं फैमिलीज में, उनकी राय पूछी जाती है। पूछी तो जाती है, मानी जाती है, पूछ तो लेते ही है कि भाई हम ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये भाई तुम क्या कहते हो, लेकिन वो जो कहेंगे उसकी उनकी राय मानी कितनी जाएगी। तो मेरा कुल मिलाकर कहना ये है कि जब हमारे हिंदुस्तानी समाज में ही अभी महिलाएं जो है वो उतनी कैपेबल स्थिति में अभी नहीं आई है, चाहे बच्चियां नौकरी करने लगी है, चाहे बच्चियां बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो है कि शादी तक का निर्णय अपनी मर्जी से नहीं ले सकती है। हमारे हिंदुस्तानी समाज की आज की स्थिति है। ठीक है, कुछ बड़े शहरों में लिव इन भी होने लगे हैं और महिलाएं अपना जीवन साथी चुनती हैं, लेकिन 140 करोड़ की आबादी में कितने प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिनके माँ बाप ये कहते हैं कि आप अपना जीवन साथी चुन सकती हैं, जबकि वो एक अच्छी नौकरी पर भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, लेकिन वहां पर भी उनको जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय दूसरों के हाथों से लेना होता है कि आपके माँ बाप, आपके मामा, आपके चाचा, आपके मौसा आपके लिए जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा निर्णय लेंगे। तो ऐसे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि राजनीति जो दल है, सभी राजनीतिक जो दल है, मैं इसमें आम आदमी पार्टी को भी इंक्लूड करना चाहूंगी कि वहां पर महिलाओं की स्थिति जो है वो निर्णायक भूमिका में होगी। मैं खुद अपनी पार्टी में संघर्ष करती हूँ। मैंने आपकी इस बात को, जो सुमन जी ने कही कि महिलाएं जो है महिला मोर्चा में सिमट गई हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कई बार कहा गया आप महिला मोर्चा संभालिए। मैंने कहा नहीं, मैं महिला या पुरुष मोर्चा में हूं ही नहीं, मैं नेता हूं तो नेता हूं, अगर मैं लीडर हूं तो मैं लीडर हूं। मैं, आप उसको जेंडर बायस मत कीजिए कि अगर महिला है तो उसको महिला मोर्चा में डाल दीजिए या कोई अल्पसंख्यक है तो उसको उधर डाल दीजिए। मैंने कहा प्लीज आप कम से कम राजनीति को जेंडर बायस मत कीजिए। मैं अपनी पार्टी में लगातार इस बात को आवाज उठाती रही हूँ कि महिला मोर्चा खत्म होने चाहिए। क्या मतलब है महिला मोर्चा, पुरुष मोर्चा और ये मोर्चों का? ये मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के लिए कि आप एक महिला मोर्चा बन जाइए। हमारे यहाँ तो मैं कहना चाहूंगी आपकी पार्टी में, हमारे यहाँ क्या बीजेपी उत्तराखंड में भी महिला मोर्चा का प्रभारी पुरुष है। पुरुष निर्णय लेंगे कि कौन महिला अध्यक्ष बनेगी। अद्भुत है। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। महिला मोर्चा का प्रभारी पुरुष है। इवन हम, मेरी पार्टी में महिला मोर्चा के प्रभारी पुरुष हैं जिनका मैं लगातार विरोध करती हूँ कि एटलीस्ट महिला मोर्चा के प्रभारी किसी महिला को ही बना दीजिए, कम से कम सब महिलाएं एक साथ होकर पार्टी के लिए काम करें। तो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है चौहान जी, ये सभी पार्टियों में है। अभी तक देखिए, हम पुरुष सत्तात्मक परिवारों में हम लोग हैं, हमारा समाज जो है पुरुष सत्तात्मक है, तो जो हमारे परिवार की स्थिति है वही कमोबेश स्थिति सभी राजनीतिक पार्टियों में है। और ये कहना कि हम यूपी के चुनाव में हम लोग जो है महिलाओं को आरक्षण देंगे या महिलाओं को 29% टिकट देंगे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि हिजाब जो, जैसे सुमन जी की बात को आगे बढ़ाऊंगी, केरल में केरला स्टोरी करके मूवी आती है, चुनाव होता है किसी दूसरे प्रदेश में, कर्नाटक में हिजाब का विवाद पैदा किया जाता है, उसकी हवा आती है यूपी में। और ऐसे ही सेम भाई, जहां हरियाणा में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहां आप दीजिए 33% आरक्षण। आप लोकसभा के टिकटों की बात क्यों करते हैं? ये सिर्फ लफाजी है, सिर्फ लफाजी। मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि हमारे 303 सांसदों के साथ जो हमारी इस समय सरकार है, एनडीए की, भाजपा की सरकार है, एक बहुत भारी मैंडेट के साथ आप लोग पार्लियामेंट में हैं, आप लोग बिना तैयारी के इतना बड़ा बिल ले आए। आप लोगों ने पहले कहीं कोई परिसीमन नहीं किया। आप कैसे बताइए, आप कह रहे हैं हम जनसंख्या गिनेंगे महिलाओं की, मतलब रबिश, एब्सोल्युटली रबिश। 50% आबादी है भाई पूरे देश में, आप कहां तक क्या गिनना चाहते हैं? सिर्फ टाइम पास करने की बातें। आपको 2024 में इसको लागू कर देना चाहिए था, आने वाले सभी 5 विधानसभा चुनावों में लागू कर देना चाहिए था। अब आप कहते हैं हम परिसीमन कराएंगे, आप कहते हैं हम जनसंख्या गिनेंगे, तो मतलब आप समझ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है उमा जी की परिसीमन है 2031 में होगा,
तो 39 में लागू होगा। बड़ी बड़ी बातें हैं, अलग अलग तरीके की बातें हैं इसको लेकर। देखिए सिर्फ बातें हैं, अगर आपको आरक्षण देना होता, अगर आपको वाकई में महिलाओं की इतनी चिंता होती तो आप सीधा आते ही इस बिल को लागू कर देते। आप लोगों ने पहले भी नोटबंदी लागू की रातों रात आके, आप लोगों ने पहले भी किसान बिल पेश किया रातों रात आगे, चाहे आपको उसके बाद विरोध हुआ, आपको वापस लेना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सरकार हमेशा लोगों से पूछ के और लोगों के मतलब बातें मतलब लोगों से मतलब उनका समर्थन लेकर काम करती है। हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे निर्णय देखे हैं, जब मोदी जी अचानक प्रकट हुए और अचानक उन्होंने पूरे देश के भाग्य विधाता वो बन गए और उन्होंने पूरे देश को लाइनों में खड़ा कर दिया। हमने इस तरह के निर्णय देखे हैं। तो अब महिलाओं के लिए आप इस तरह का निर्णय क्यों ले रहे हैं कि हम 4 साल बाद और 5 साल बाद 2029 उमा जी आप स्पष्ट तौर पर ये मानती हैं कि एक तरीके से ये गुमराह करने वाला है? सुमन जी ने कहा कि वो तो पोस्ट डेटेड चेक है। से मैं बड़ी हैरान थी चौहान जी कि जिस दिन ये बिल पास हुआ तो बीजेपी की महिलाएं ढोल नगाड़े लेके नाच रही हैं सड़कों पे और महिलाएं जो है एक दूसरे को गुलाल लगा रही। मैं बड़ी हैरान थी। मैंने कहा आपकी भी एक दो मित्र होंगी, आपकी भी एक दो मित्र होंगी बीजेपी में, आपने बात नहीं की उनसे कि क्या कर रही हो? मैंने उनसे बात की तो उनका कहना यह था कि ऊपर से ऐसे ही आदेश था कि आज बहुत खुश होकर दिखाना है तो हम दिखा रहे हैं। इससे अच्छा आंसर और इससे कहते ना इससे ज्यादा ईमानदार वो भी बड़ी साफ दिल की मित्र होंगे आपकी जो कह रहे हैं कि भाई ऊपर से आदेश था, खुश होकर दिखाना है कि बिल पास हुआ है तो आपको ढोल नगाड़ों का इंतजाम हम कर देते हैं, आप बस मतलब वहाँ पे खुशी प्रकट करने के लिए आ जाना। अच्छा उमा जी ये बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, अभी हम उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव बड़े सीनियर लीडर हैं, आरएसएस से बहुत करीबी नेता हैं, वो कह रहे थे कि भाई हम कोशिश करेंगे कि 20 से 30% हमारी पार्टी विचार कर रही है, केंद्रीय नेतृत्व संसदीय बोर्ड तय करेगा, लेकिन हम लोग ऐसा प्लान बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। तो क्या उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी बहुत पॉजिटिव है? क्योंकि अन्य राज्यों में वैसे हालात नहीं है जैसे 2019 में थे। उमा जी पॉजिटिव होने की नहीं है, बात यह है कि शगुफा छोड़ दीजिए, आप मार्केट में ना एक बात छोड़ दीजिए और इस बात को कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव में हम 30% आरक्षण देंगे, हमारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े स्टेजेस पे खड़े होकर इस बात को बोलेंगे, जबकि उस पर्टिकुलर राज्य में उन्होंने 5% या 8% महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया होगा, लेकिन बातें करेंगे बड़ी बड़ी चुनाव के टाइम, रैलियों के टाइम खड़े हो गए। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा भाई और बहनों हम 30% आरक्षण देंगे और महिलाएं खुश। आप समझ रहे हैं? सिर्फ नाटकबाजी है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई छत्तीसगढ़ में दे दो, राजस्थान में दे दो, मध्य प्रदेश में दे दो, तेलंगाना में दे दो। देना होता है आप जाने दीजिए आरक्षण को, आप जाने दीजिए आरक्षण आए 2030 में आए कि 2035 में आए, हम उस बात को देखते नहीं है। हम सीधा आरक्षण देते हैं आपको आने वाले चुनाव में। जी तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें साफ दिखाती हैं कि महिलाओं को आपने वाकई में दोयम दर्जे का नागरिक इस देश में समझा हुआ है। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और बीजेपी इस समय सिर्फ दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है और सिर्फ दिखावे की राजनीति इस समय पूरे देश में है। तो लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी महिलाओं को कि देखिए अपना कितना मोरल अपना डाउन करने की जरूरत नहीं है। आज से हमारी माता जी जिस स्थिति में थी उससे बहुत बेटर स्थिति में हम है और हमारी बेटियां हमसे बहुत बेटर स्थिति में होंगी, तो चेंज होगी, धीरे धीरे स्थिति चेंज होगी। देखिए हजारों साल लगे हैं महिलाओं को इस दुर्गति में आने में, एक दिन में नहीं हुई है, तो कुछ टाइम तो लगेगा वापस अपनी पोजीशन को पाने। जी मैं कांग्रेस के नेता का रुख करूंगा अनिल शर्मा की तरफ। अनिल शर्मा, बड़ी अच्छी बात है, एक तो सैद्धांतिक रूप से तो बात ठीक ही है कि जो बिल इतने दिनों में पेंडिंग था वो कानून बन गया आज, तो इसके लिए तो सारे लोग बधाई के पात्र हैं, जो लेकर आए वो ज़्यादा बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने समर्थन किया वो भी बधाई के पात्र हैं। उमा जी कह रहे हैं कि भाई हजारों साल लगे इस दुर्गति को प्राप्त होने में, तो सदगति के लिए भी कुछ तो समय लगेगा ना। लेकिन आपकी पार्टी भी वही काम करती है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में वो कह रहे हैं कि भैया हम 20 से 30% देंगे, संसदीय बोर्ड तय करेगा, लेकिन हमारे अंदर ऐसा मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। वो कहते हैं ना उत्तर प्रदेश की भाषा में सुर्रा छोड़ा है, सुर्रा, वो सुर्रा आया है। आपकी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 50% टिकट दे दो। पार्टी के जितने खुद नेता थे वो विरोध कर रहे थे कि भैया ये वेस्टेज ऑफ टिकट है, ये कह रहे थे अंदर। लेकिन प्रियंका गांधी की जिद थी, प्रयोग करो, प्रयोग धर्मिता, टिकट उत्तर प्रदेश में दे दिए। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं 50% महिलाओं को आपकी पार्टी टिकट देने जा रही? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं देने जा रही? अरे 20% दे दो भैया। राजस्थान में 30% दे दो, क्यों नहीं दे? मुखौटे अलग अलग हैं, अगर मोदी ने कर दिया उसका विरोध, राहुल ने कर दिया उसका विरोध, मनमोहन सिंह ने कर दिया उसका विरोध,
अरे कोई सार्थक तो राजनीति करो भाई आप लोग। शर्मा जी। जी चौहान जी, सबसे पहले तो चैनल पर बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, महिला आरक्षण का जो मामला है, मैं बधाई देता हूं सभी मातृशक्ति को कि आज ये बिल पूरी तरह से पास हो गया, जिसका सपना राजीव जी ने देखा था। कानून बन गया आज, बिल तो पहले ही आप लोग पास कर चुके हैं। रही बात समर्थन की, तो हमने इसका पुरजोर समर्थन किया और ध्वनिमत से ये पारित हुआ। कोई तैयारी नहीं थी इस सरकार की, लेकिन फिर भी हमारा समर्थन ये था कि आप इसको ध्वनिमत से पारित कीजिए और अभी से लागू करिए। कोई जनगणना की आवश्यकता नहीं है, कोई परिसीमन की आवश्यकता नहीं, कोई डिलिमिटेशन की आवश्यकता नहीं। अरे भाई, 140 करोड़ की जनसंख्या में जब आधी आबादी महिलाओं को माना गया है, जब हमारे यहाँ नारी सर्वत्र पूज्यंते का मामला है, सब हमारे ये कहने का तो अधिकार हम लोग खो रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको। ये कहने का तो अधिकार हम लोग खो रहे हैं। उज्जैन की घटना हमें रोकती है कि मत कहो, घिन आती है अपने ऊपर। अलीगढ़ की घटना घिन आती है हमें। राजस्थान की घटना घिन आती है। मैं बहुत व्यथित हूं इस दृश्य को देखकर। आप पास करते रहिए बिल, आप संसद में बिल पर बिल पास करते रहिए। जब लड़कियां बचेंगी ही नहीं, ये दुर्दांत हैवान जो समाज में घूम रहे हैं, उसमें मेरा हैवान तेरा हैवान होगा, तो कैसे वो आएंगी? यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल उसी बात पर आप देखिए, जिस प्रकार से कठुआ, हाथरस, लखीमपुर, शाहजहां से लेकर उत्तराखंड, मणिपुर और खिलाड़ी बेटियों पर और मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटी, ये सारी घटनाएं, राजस्थान के भी नाम ले लीजिए। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मेरा राज्य तेरा राज्य। राजस्थान का भी नाम लीजिए, बंगाल का भी नाम लीजिए। राजस्थान की बात है तो राजस्थान में भी कानूनी कार्रवाई हुई। कल भी घटना हुई है महाराज, कल भी घटना हुई, वीडियो आपको भेज दूंगा मैं। कल भी घटना हुई है। जी जी, वहां भी घटना हुई और बंगाल की भी घटना है। देखिए, महिला हमारे घर की पूज्य है और महिला का अपमान अगर कहीं भी होता है तो वो केवल उस प्रदेश की महिला का अपमान नहीं है, वो इस देश की महिला का अपमान है, मातृशक्ति का अपमान है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। नारी का सम्मान जो भी अगर खोने का काम करता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार में हो, मध्य प्रदेश की सरकार में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो या मणिपुर हो या देश की किसी भी मिजोरम में हो या कई अन्य राज्य में हो, सबसे पहले महिलाओं का जो सम्मान हम लोग खो रहे हैं, वो महिलाओं का सम्मान हमें उनको वापस लौटाना होगा। दूसरी कंडीशन को, जिस प्रकार से पार्षद अगर चुनी जाए, 33% आरक्षण महिलाओं को पंचायत चुनाव में जो देने का राजीव गांधी ने काम किया, लेकिन उसमें हमें बहुत बड़ी एक खामी देखने को मिलती है आज की डेट में कि पार्षद अगर कोई चुनी गई तो उसके जो वो तो घर में बैठी हुई है महिला, लेकिन पार्षद पति पूरी कमान को संभाले हुआ है। प्रधान अगर कोई महिला चुनेगी तो प्रधान पति काम कर रहा है। अरे भाई, निकल कर आने दीजिए महिलाओं को, ये बहुत आवश्यक है। महिलाओं का जो अधिकार है उन्हें पूरा काम करने दीजिए। घर से निकलेंगी तभी तो उन्हें, आप कहेंगे वो जानती नहीं है। अरे भाई, जनता ने चुना है, जनता ने उनको सम्मान दिया है, तो उनको आगे आने का अधिकार है। और जब तक घर से निकलेंगे नहीं, अब हमारी तमाम महिलाएं जो राजनीति में है, तमाम महिलाएं IAS PCS अधिकारी हैं, क्या वो घर से निकल या किसी और अन्य विभागों में जो काम करती है, जो स्वयं खुद की जिम्मेदारियों पर व्यवसाय को संभाले हुई है, क्या वो घर से निकलकर काम नहीं करती हैं? क्या वो जिम्मेदारी को नहीं समझती हैं? अगर हम उनकी जो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बातें आप कर रहे हैं। शर्मा जी, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, मैं सहमत हूं, बहुत सहमत हूं। जो नारी शक्ति का बखान आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं। उससे ज्यादा ही नारी समर्थ है और सर्वशक्तिमान है, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मेरे प्रश्न का एक सीधा जवाब दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जहां आपका ना संगठन है ना आपको वोट मिलते हैं, वहां 50% महिलाओं को टिकट दे देते हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में, जरा गौर से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश की बीजेपी के अंदर एक मंथन चल रहा, चिंतन चल रहा अब, और एक आधिकारिक जैसा बयान उनके प्रवक्ता का आया, हरीशचंद्र श्रीवास्तव का, कि हम लोग विचार कर रहे हैं कि ये आरक्षण जब लागू होगा तब लागू होगा, लेकिन हम लोग 20 से 30% आरक्षण उत्तर प्रदेश में लोकसभा में दे देंगे। वो भी ये नहीं कह रहे कि मध्य प्रदेश में दे देंगे, झारखंड में जब चुनाव होगा तब दे देंगे, वो भी ये नहीं कह रहे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कब देंगे।
वही हाल आप भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने 50% दे दिया, लेकिन जब वहाँ राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में जीतने की स्थिति है तो उन सीटों पर आप लोग महिलाओं को टिकट नहीं देते। मेरा यह खुला आरोप है आप लोगों के ऊपर। चौहान जी, मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में संगठन की अगर बात करें तो संगठन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, बहुत अच्छी। हम संगठन पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दो रूप क्यों, उत्तर प्रदेश में 50% और यहाँ नहीं। वही लॉलीपॉप बीजेपी करे भैया हम लोकसभा में देंगे, जब लोकसभा आएगा तब देंगे। उमा जी ने कहा कि जैसे हिजाब का असर कर्नाटक से यहां तक आ जाता है, उसी तरीके से ईरान से तुरान तक यही सब चलता रहेगा। रही बात संगठन में भी 33% महिला पदाधिकारी हमारे यहाँ है। अरे सांसद विधायक कब बनाओगे शर्मा जी महाराज? संगठन में तो वही है, सांसद विधायक कब 33% बनाओगे? ठीक है, वो आरक्षण जब लागू होगा तब लागू होगा, वो आरक्षण जब लागू होगा 2029 में 2049 में लागू हो, 39 में नहीं 49 में लागू हो, जाने दीजिए उसको। जो बिल पास हो गया, कानून बन गया, अच्छी बात है। जो सरकार आएगी, मोदी जी की, राहुल जी की, केजरीवाल जी की, जिसकी भी सरकार आएगी इस देश में, वो करेगी। कम से कम दिल में हाथ रख के सैद्धांतिक रूप से 20-30% ही दे दो इन महिलाओं को कम से कम, और इनको आगे ले आओ कि यही पुरुष सत्ता ही चलती रहेगी इस देश में। शर्मा जी। चौहान जी, मैं आपको बिल्कुल बताऊं, मैं हमारा जो उत्तर प्रदेश का, जो आप पिछले चुनाव की जिसकी बात कर रहे हैं, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका जी का नारा था और नारा आज भी कायम है। उत्तर प्रदेश में हमने किसी पार्टी से गठबंधन न करके 403 विधानसभा सीटों पर आधी आबादी को अलग टिकट दिया और आधी कांग्रेसियों को, जो पुराने थे, ठीक है, नए लोगों को समय दिया, मौका दिया। अब ये अलग बात है कि वोट की परसेंटेज क्या रही बात अच्छा, एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं मैं आपसे। ठीक, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, मैं समझ गया, दर्शक भी हमारे बहुत कुछ समझ गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोकसभा के चुनाव में 2024 में उत्तर प्रदेश में वो 20 से 30% महिलाओं को टिकट देने पर वो विचार कर रहे हैं गंभीरता से, और वो टिकट देंगे। इसके पीछे कौन सी खराब मंशा है? देखिए बीजेपी की तो सीधी मंशा, उनको तो केवल वोट की राजनीति करनी है। और भाजपा, अच्छा, आप माला जप रहे हो बैठ के, आप माला जप रहे हो, वो वोट ले रहे हैं। अरे भाजपा के अंदर साहब देख लीजिए, मंत्रियों को बोलने की आजादी नहीं है। मणिपुर जलता रहा, पहलवान बेटियों पर अत्याचार होते थे, और मणिपुर मत जाओ भैया, उत्तर प्रदेश का सवाल है, इसके पीछे जरा मंशा बताओ क्या है। लेकिन कांग्रेस की महिलाएं आगे आई और आंदोलन भी किया, प्रदर्शन में भी शामिल रही। ठीक है शर्मा जी, रोक रहा हूं आपको मैं। उमा सिसोदिया जी के पास जा रहा हूं, शायद वो कुछ कहना चाह रही हैं। उमा जी, जो ये कानून बन गया, आज ये कानून बन गया, भारत के इतिहास में दर्ज हो गया, महिला आरक्षण कानून बन गया, क्या इससे स्थिति नहीं सुधरेगी? क्या कुछ भी फायदा नहीं होगा क्या? ये बड़ा मेरा अहम प्रश्न है, बहुत देर से मेरे दिमाग में घुमड़ रहा था ये। अनम्यूट करिए उमा जी, अनम्यूट करिए कृपया, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। मेरी आवाज चौहान जी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि स्थिति तब सुधरेगी जब वाकई में महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण मिलेगा, और वहां पर वो महिलाएं बैठकर जो हमारी जो पॉलिसीज बनती है उसमें पॉलिसीज मेकिंग भूमिका में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगी। अभी अनिल जी ने एक बात कही कि महिलाएं प्रधान बन जाती हैं, सरपंच बन जाती हैं, लेकिन उनके पति काम करते हैं। मैं इसमें ऑब्जेक्शन करती हूँ। मैंने अभी कहा कि महिलाओं की ये स्थिति, देखिए अनादि काल से, सनातन काल से हमारे महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं थी। हमारे समाज में, हिंदुस्तान में हमें कम से कम 1000 साल लगे हैं कि महिलाओं की इस स्थिति को मतलब डिग्रेड होने में, कि हम लोग पहले महिलाएं किस स्थिति में थी हमारे वैदिक काल में, और उसके बाद महिलाएं धीरे धीरे कितने डिग्रेड हुई हैं। मैं कहती हूँ इस स्थिति को संभलने में टाइम लगेगा, आप कम से कम भरोसा तो रखिए। मैं मानती हूँ इस बात को कि कुछ प्रधानपति जो है वो आगे बढ़कर काम करते हैं, महिलाएं प्रधान सिर्फ साइन करने के लिए होती है, लेकिन आप ये देखिए पिछले 20-30 सालों में महिला प्रधानों में और सरपंच महिलाएं जो बनी है, उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आनी स्टार्ट हो गई है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है, बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ा है। महिलाएं चुनाव में ज्यादा आने लगी हैं, उनका पूरा परिवार उनको सहयोग करता है। हमने गांव में देखा है कि बहू चुनाव लड़ रही है तो उनके सास ससुर देवर जेठ सब उनके साथ पीछे लामबंद होकर खड़े हुए हैं कि आज हमारी बहू या हमारी बेटी जो है चुनाव लड़ रही है। ये एक बड़ा, मैं इसके लिए राजीव जी को मैं बिल्कुल थैंकफुल कहूंगी कि मैं ये एक बड़ा मतलब वो है महिलाओं। बहुत सारे लोग उमा जी, बहुत सारे लोग MBA छोड़कर, इंजीनियरिंग छोड़कर, विदेश से नौकरी छोड़कर आकर प्रधान बने हैं इस देश में।
बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी भी महिलाएं हैं। हम राजावत करके महिला हैं वहां की, राजस्थान की, उनको तो मैं हमेशा फेसबुक पे और उस पे फॉलो करती हूँ कि देखिए वो लड़की किस तरीके से काम कर रही है। तो लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं, मैं मानती हूँ, कि जिनके पति काम कर रहे हैं इस समय और वो कमोबेश उस स्थिति, मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा। आप दीजिए ना, आप महिलाओं को आगे बढ़ाइए। और इसी तरह से अगर ये आरक्षण राजीव जी के समय पे लागू हो जाता, आज से कम 30-35-40 साल पहले, तो आप ये समझिए आज महिला कितनी बेहतरीन होती। ठीक बात है। उस समय क्या उन्होंने कोशिश की, वो लेकर इस आरक्षण को लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं बीजेपी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि बीजेपी के दांत खाने और दिखाने के कुछ और होते हैं। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, लफाजी करते हैं। आज आपने इसको कानून का रूप दे दिया, लेकिन ये मूर्त रूप धरातल पर कब आएगा, सड़कों पर कब ये कानून उतरेगा, कब वाकई में लिस्टों में जब हम महिलाओं को देखेंगे कि उमा जी बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ी हैं। उमा जी बीजेपी की नेता अनीता श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हैं। हालांकि अनीता जी थोड़ा लेट आई हैं, बहुत सारा जो चर्चा का सार था वो उन तक नहीं पहुंचा है, लेकिन अब वो मुस्कुरा रही हैं और आपके सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रही हैं। अनीता जी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव के हवाले से एक हमने अभी खबर चलाई है और उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी, ठीक है, आरक्षण के लागू होने की एक व्यवस्था है। एक तो पहले आपको बधाई कि आज ये कानून बन गया और आप लोगों की जो आधी आबादी है वो एक तरीके से अब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी आगे आएगी, इसमें कहीं कोई संदेह बचा नहीं है। अब नीति, नियत और सिद्धांतों की बात, वो भी बहुत थोड़ा बड़ी गुरु बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश खास तौर पर इस बात को लेकर विचार कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में 20 से 30% महिलाओं को हम टिकट देंगे। वो आरक्षण नहीं होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम टिकट देंगे, आरक्षण जैसा होगा। तो मेरा प्रश्न यही है कि अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में तभी चुनाव होने नहीं जा रहे हैं, 24 में जब सारे देश में होंगे तब होगा। यही काम आप मध्य प्रदेश में कर दो, राजस्थान में कर दो, तेलंगाना में कर दो, छत्तीसगढ़ में कर दो, कि केवल लालीपाप है कि इसका संदेश इन राज्यों में जाना है विधानसभा के चुनाव में? अनीता श्रीवास्तव, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से कम सोचना तो शुरू कर दिया महिलाओं के बारे में। 33% आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो कहा वो कर दिखाया। 33% आरक्षण अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और आज अगर महिलाएं सुरक्षित हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मत कहिएगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे। अनीता जी माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा तो कट हो जाएगी बात। आपने उज्जैन की घटना नहीं देखी, आपने उत्तर प्रदेश में महिला का, बच्ची का, 7 साल की इतनी बड़ी बच्ची का गला रेत दिया गया है ना। उज्जैन में बुलडोजर नहीं चल रहा है, उसके पैर में गोली नहीं पड़ी अभी तक, और ऐसे वो वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुलडोजर लिए घूमते हैं। विधानसभा में हो चाहे लोकसभा, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा टिकट देती है। मैं खुद उसका प्रमाण हूँ। मैं किसान के घर से हूँ। भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी नहीं है, सिर्फ गरीबों, किसानों की, वंचितों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो सबको सबका साथ, सबका विकास लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी। अडानी जी की पार्टी कौन सी हो गई फिर? आप कह रहे गरीबों की पार्टी, अडानी जी की पार्टी कौन सी है? भैया ऐसा गरीब हमें बना दो, अनीता जी ऐसा गरीब हमें बना दो, इतनी गरीब पार्टी है। बनाया है इस बार चोर से कहीं भी जाके सारे और ये इकट्ठा हो जाएंगे किसी मंदिर। अनीता श्रीवास्तव आज बहुत उत्साहित हैं। उमा जी, अनीता श्रीवास्तव बहुत उत्साहित हैं क्योंकि कानून बन गया है और आज से बिल्कुल राजनीतिक शक्ति अब बहुत मजबूत हो गई, बहुत उत्साहित है। सबको बधाई देना चाहिए, हर महिला को। आप लोग इसे सपा, बसपा, कांग्रेस, किसी भी महिला, नहीं, मैंने तो बधाई दी है। मैंने तो पहले हाथ जोड़ के प्रणाम किया है, मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं जब आज घर से चला, जब घर से चला तो मैंने अपनी श्रीमती जी को पहले प्रणाम किया। मैंने कहा तुम्हारी भी राजनीतिक शक्ति बढ़ गई। महोदय क्या बोल रहे हैं उनके सुन लीजिए, चौहान साहब भी कुछ कह रहे हैं बेचारे। अनीता जी मैंने आज अपने घर से ही इसका पालन किया। अनीता जी अरे सुन लीजिए, मुझे निरीह की भी सुन लीजिए भाई। आप अति उत्साहित है, अच्छी बात है, मेरी भी सुन लीजिए। अब अनीता जी सुनने वाली नहीं, मेरे पास समय अब है नहीं तो मैं अपनी सुना भी नहीं सकता। मैंने कहा कि आज जब मैं घर से चला था तो मैंने अपनी श्रीमती जी को प्रणाम किया था, बधाई दी थी कि भैया कानून पास हो गया है। अभी तो वैसे ही सारी शक्ति आपके पास में है,
अब आज राजनीतिक शक्ति भी आपके हाथ में पूरी तरीके से आ गई, बिल्कुल, तो मैं सारी प्रणाम करता महिलाओं, हूं। पूरे देश की महिलाओं को धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र भाई मोदी जी को। ठीक है, ये ठीक है, मैं भारतीय जनता एक पार्टी छोटा की सा सरकार रिएक्शन जो उमा जी से महिलाएं लूंगा। उमा जी, 35% आरक्षण उमा जी, लेने की अनीता बात जी कर रुकिए, रहे हैं। अनीता जी कृपया करके रुकिए। उमा जी एक छोटा सा टिप्पणी, चूंकि मेरे पास वक्त अब महज 40 सेकंड का है, इसी में हमको करना है कंप्लीट। उमा जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ, अनीता जी कह रहे हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो महिलाओं को आगे बढ़ाती है, और बड़ी गरीब पार्टी है, वो गरीबों की बात करती है। की पार्टी अडानी जी कितने गरीब हो गए, एक बार थे पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आ गए थे, अभी उनकी रैंकिंग जो है कम हो गई। तो वाकई में देखिए अडानी जी गरीब हो गए तो पार्टी तो गरीब हो ही जाएगी ना, तो इसलिए वो गरीबों की पार्टी, उन्होंने गलत नहीं बोला इस बात को। और दूसरी बात उन्होंने कही है, कहा उसको आप गलत तरीके से ले रहे हैं जी। अडानी जी जिस दिन वापस तीसरे चौथे नंबर पे आएंगे फिर अमीरों की पार्टी हो जाएगी, तो वाकई में गरीबों की पार्टी इस समय बीजेपी हो चुकी है। और महिलाओं को कहा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बढ़ाती है आगे, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए मजाक की बात नहीं है, अगर वाकई में बीजेपी को बढ़ाना होता महिलाओं को तो पूरे तरीके से कहते हैं सारे शस्त्रों से लैस होकर इनको ये बिल जो है पटल पर रखना चाहिए था, लेकिन आज इन्होंने बिल पास कर दिया। लेकिन अभी कम से कम अभी तो 2029 तो आप लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं कि तब अगले जो लोकसभा चुनाव में उसमें हम लोग आरक्षण दे पाएंगे, और तब तक ऐसा हो सकता है कि कोई और पेच आ जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, कोई और कुछ उसमें ऐसी बात आ जाए तो आप कहेंगे कि अब हम इसको ठीक बात उमा जी, ठीक बात उमा जी। एक छोटी सी टिप्पणी, माफी के साथ में रोकना पड़ रहा है उमा जी, माफी के साथ में रोकना पड़ रहा है। एक छोटी सी टिप्पणी 10 सेकंड की अनिल शर्मा, उसके बाद फाइनल कमेंट के लिए सुमन जी के पास जाऊंगा। अनिल शर्मा जी एक छोटी सी टिप्पणी। वो कह रही कांग्रेस नहीं है, वो कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बढ़ाती है, गरीबों को बढ़ाती है। बहुत दमखम के साथ, बड़ा उत्साहित अनीता जी आज। बिल्कुल, भाजपा महिला को इस प्रकार बढ़ाते हैं कि महिलाओं पर जब अत्याचार होते हैं तो भाजपा के मंत्रियों की बोलती बंद हो जाती है। राहुल जी पर बोलना हो तो सारी मंत्रियां बोलना स्टार्ट हो जाती है। ये आरक्षण के अगर लागू करना होता तो तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू, ठीक बात और परसिमर और कंप्लीटेड। सुमन जी फाइनल कमेंट 20 सेकंड में कृपया। सुमन जी जी, वास्तव में अगर ऐसा होता तो जब पता है कि 50% महिलाएं हैं और जनसंख्या की जो 2011 की जनगणना उपलब्ध है उसमें कितनी महिला है कितने पुरुष हैं स्पष्ट हैं, और तो इसलिए क्योंकि कोई आरक्षण ओबीसी या कोई अन्य आरक्षण दिया नहीं जाना है, जब कोई आरक्षण दिया नहीं जाना है तो ये तो तुरंत हो सकता था, 2024 से ही हो सकता था। तो ये कितनी ईमानदारी है ये तो अपने आप में स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि ये भी जो सीटें होनी है वो रोटेशन से होनी है, तो ये भी नहीं कि सारी सीटें हमेशा के लिए हो जाएंगी। तो ये तो सिर्फ दूसरों को एक बहकावे में लाने की बात है, और वाकई इसमें ईमानदारी नहीं है। सिर्फ एक ये है कि हम कैसे उसका एक राजनीतिक लाभ उठा सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी। अनीता श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। उमा सिसोदिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। एक बड़ा सवाल, एक बार पुनः इस देश की मातृशक्ति को नमन कि उनको राजनीतिक भागीदारी 33% देने के लिए आज राष्ट्रपति महोदया ने जो महिला आरक्षण बिल था उसको कानून में बदल दिया, दस्तखत कर दिए, एक इतिहास लिखा गया। लेकिन ये कानून बन तो जरूर गया है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, किंतु परंतु हैं। आज मंथन का सार यही है कि ठीक है, जब कानून ये बन गया है तो कभी न कभी लागू होगा, लेकिन राजनीतिक दल नैतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से जिन राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ कम से कम 20 से 30% महिलाओं को टिकट दे दें। ये ना हो कि चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन बात ये हो रही है कि 2024 में हम टिकट 30%, 20% महिलाओं को देंगे और मकसद हो विधानसभा के चुनावों में वोट हासिल करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।